हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंद किशोर जोशी। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनके यूट्यूब एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो आपकी पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक है क्लास 9th की, तो ये क्लास 9th की बुक में मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर की समरी दे रहा हूँ। आज हमारा सेकंड चैप्टर होगा, इसमें भी मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं आपके, उनकी मीनिंग भी यहाँ आपको मिलेगी और हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी हो सके, है ना। तो ये ओवरऑल हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर को, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, शुरू करते हैं और उसका नाम है लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो आपने चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ा है ना, अब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ लिया है, वो कैसे और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में और उसके बनाए हुए रूल्स के अंदर काम करती है, और वही डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही इस कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फॉर्मेशन जो हो गया है, तो सारे सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 9th एसएस यानी सोशल साइंस की ये सिविक्स की टेक्स्ट बुक है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो अभी ये जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है, ये हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है नेल्सन मंडेला, फिर महात्मा गांधी का इमेज, एंड देन अंबेडकर, BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है। एंड आल्सो आज हम लोग इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका क्या रोल था, क्यों हमें इनकी हिस्ट्री और इनकी स्टोरी पढ़नी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनकी क्या भूमिका रही है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये नोटिस किया था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसा कि हमारी डेफिनेशन है कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वहां पे वो जो रूलर्स है, जो इलेक्टेड होते हैं, वो ऐसे फ्री नहीं होते कि जब चाहे या जो चाहे वो वैसा कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक और फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उनके दायरे में गवर्नमेंट को और सिटीजन को रहना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हम लोग बात करने वाले हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो यहाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ कैसे? क्योंकि इससे बड़ा कोई भी कानून नहीं होता है। यानी कि संविधान जो बना हुआ है, उससे ना ही तो कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ना ही पार्लियामेंट बड़ी है, ना ही प्रेसिडेंट, ना आप, ना मैं, कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं होता है। और सभी सिटीजन्स को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को, इनके अंडर में ही काम करना पड़ता है, फंक्शन करना पड़ता है ना। ये हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। एंड आल्सो इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन क्या होता है? अब जैसे डिजाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप, है ना, एक तरह से स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, और कौन कौन से ऐसे आइडिया है और कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स को हमने यहाँ पे प्लेस दिया है, इनको स्थान दिया है, यहाँ हम लोग ये भी बात करने वाले हैं। व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमें बाद में पढ़ने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो भी क्या गवर्नमेंट चल सकती है क्या, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कैसे जाते हैं, एंड वो डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, कौन लोग बनाते हैं और किस तरीके से ये लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का
ड्राइंग करते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। आजकल उभरते हुए कंट्रीज में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, और उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की भूमिका, यानी कि इनका रोल बहुत बड़ा हो चुका है। इस वजह से हमें उनमें बहुत सारे वैल्यूज दिखाई देंगे, जैसे कि कल्चर का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे रिलीजन का हो, ये सभी का इसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, एंड वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस। क्या एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो क्या उसमें चेंजेस पॉसिबल है, ये भी हम लोग इसमें बात करेंगे, है ना। अब हम लोग इसमें और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है, एक रिसेंट एग्जांपल देखने वाले हैं डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका का। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात होती है बच्चों, तो सबसे पहले इस डिजाइन से रिलेटेड जो अगर हम कभी भी जिक्र करेंगे तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका का नाम जरूर आएगा। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे वर्ल्ड में? साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पॉपुलर क्यों है, ये भी हम लोग इसमें बात करेंगे। वी बिगिन दिस चैप्टर लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन उनको किस तरह से मतलब फॉर्मेशन में आया, उन लोगों ने क्या अटेम्प्ट्स किए और किस तरह से बना है, ये भी इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। देन वी टर्न टू हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी एक बार साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा डिजाइन हम लोग देख लेंगे, फिर हमारे भारतीय संविधान की तरफ हम लोग रुख करने वाले हैं, है ना। एंड व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज, इसमें कौन कौन सी जो मेन जो है ना बेसिक चीजें इसमें ऐड की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और सिटीजन से कनेक्टेड बातें कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये हमारा ओवरव्यू है ना। तो हमने यहाँ पे अगर मैं आपको समरी बताऊं तो हम लोग बात करेंगे, पहले तो ये है एक आपके सामने जो दिखाई दे रही है, यही है इसकी बेसिक समरी, मतलब एक साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्ट्री है हम लोग वो बात करने वाले हैं। बाद में हम लोग बात करेंगे कि उसको बनाने में उन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया और किस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया, और साथ ही साथ फिर हम लोग हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इसकी डिजाइन में किन किन लोगों का हाथ था और क्या क्या वैल्यूज इसमें ऐड हुई, है ना। और फिर हम लोग इसका रिलेशनशिप देखेंगे गवर्नमेंट का और सिटीजन के साथ में, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मंडले को थोड़ा सा नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। कैसे? ऐसे, है ना। हम लोग आगे देखते हैं। देखो इन्होंने बोला था, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। I have cherished the idea of a democratic and a free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It's an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it's an ideal for which I am prepared to die. मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि मैंने ना केवल व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट में फाइटिंग किया मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में नहीं, मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैंने मेरी लाइफ में मैंने तो ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ तो लड़ाई है हमारे मेरे खुद के देश में, यानी कि ये साउथ अफ्रीका में मैंने व्हाइट मेजोरिटी रूल जो चल रहा था, सॉरी व्हाइट माइनॉरिटी रूल जो चल रहा था, उसके अगेंस्ट भी मैंने बहुत फाइटिंग किया। मैं चाहता तो बस ये था कि डेमोक्रेसी हमेशा एक फ्री सोसाइटी में डेवलप हो सके, और मेरे सारे लोग मतलब कि दुनिया के सारे लोग जो है ना वो एकदम हार्मनी में रहे। हार्मनी मतलब एकदम शांति से, खुशी से, हैप्पी, मेरी तरह बिंदास, आप लोगों की तरह एकदम हैप्पीफुल रहे, है ना। ऐसे रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, एकदम अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से मैनर्स में रहेंगे। हमारी लाइफ है यार, हम लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने ये भी बोला, और साथ साथ में मैं ये भी चाहता हूँ, मंडल जी बोल रहे हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, क्या कि
लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये काला है, ये है ना सफेद है, ये पीला है, ये लाल काला पीला धोला नीला अलग अलग ऐसे नेम नहीं होने चाहिए, है ना। ये कालू वगैरह तू ये काम कर, बट ऐसा कोई किसी को कलर कॉम्प्लेक्स पे या रेशियल कलर पे किसी को नाम हम लोग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम बोलेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट किसी के साथ करेंगे, तो सोचो अगर आप काले होते हैं फिर आपके साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो आपको कैसा फील होता है? तो ऑब्वियसली हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हार्मनी को, ह्यूमैनिटी को आगे डेवलप करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को देना चाहिए। ये उन्होंने बात की थी एंड मैं उम्मीद करता हूँ आगे वो कहते हैं कि अगर जरूरत ऐसी हुई ना तो मैं इसी आइडल को सबके लिए और इसी के साथ में मरना चाहता हूँ। मतलब कि हमेशा यही देखना चाहता हूँ मरते हुए भी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और हार्मनी में लोग रह रहे हैं। इस तरह की उनकी कामना रही है जिंदगी में, है ना। तो बहुत अच्छे नेल्सन मंडेला ने हमें स्टेटमेंट दिया, एक बहुत हम आपके लिए ये सरमन रह सकता है। मंडेला जी आगे हमें इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए। मंडेला जो है नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। एक बार ऐसा हुआ कि उनको है ना ट्रायल किया गया था। ट्राइड फॉर ट्रीजन मतलब ट्रीजन का मतलब यहाँ पे धोखा हो जाता है, विश्वासघात, है ना। तो विश्वासघात की वजह से उन्हें वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे देखो अफ्रीका में किसका रूल चल रहा था? व्हाइट रूल का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रही थी जैसे इंडिया में कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला के खिलाफ उनको एक ट्रेजन के चार्ज पे, यानी कि धोखे के चार्ज पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद में क्या हुआ, 1964 7 अनदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इनके साथ साथ में 7 और अन्य हमारे लीडर थे, और जो इनके साथ में खड़े हुए लोग थे, जो लीडर थे वहां के, उनको भी इस गवर्नमेंट ने, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उसने उन सभी 7 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुना दी। अब क्यों सजा सुना दी? क्योंकि ट्रेजन का उनके ऊपर चार्ज लगा था। ही स्पेंट, अब यहाँ पे मंडेला की बात कर रहे हैं, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबन आइलैंड। ये रोबन आइलैंड है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये वो कैद खाना है जहाँ पे इन्हें रखा गया था, है ना। तो नेल्सन मंडेला को रोबन आइलैंड में 28 सालों तक बंद कर दिया। ये है रोबन आइलैंड, जैसे कि मैंने बोला आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, अब यहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द अपार्थाइड। अब अपार्थाइड क्या आता है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि अपार्थाइड जो है वो ऑफिशियल पॉलिसी है ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 टू 1989। देखो 1948 हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि इंडिया का अगर हम बात करें तो 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे। तो इनके साथ में बहुत बुरा हुआ। 1948 अगले ही साल में इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था, और इन लोगों को अपार्थाइड जैसा जो ऑफिशियल पॉलिसी है उनको फेस करना पड़ा। अब अपार्थाइड क्या है, ये एक रेशियल सेपरेशन है। रेशियल सेपरेशन मतलब जो स्किन कलर होती है, हमारी स्किन के बेस पे गोरा काला का भेद करना अपार्थाइड होता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल सेपरेशन इनके साथ में, और इल ट्रीटमेंट यानी बुरा बर्ताव, उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं रहा था। तो ये सब इनको झेलना पड़ा 1948 से लगा के 1989 को पूरे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अपार्थाइड जो है इनका अगर हम लोग अच्छे से समझे तो इट इज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक था, नया था। व्हाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ में इन लोगों ने इम्पोज कर दिया। इम्पोज कर देना यानी अप्लाई कर दिया कि मतलब हम लोग ऐसे ही बाई जोक या फिर मस्ती में मजाक में हमारे दोस्त को बोल देते हैं गोरा काला वगैरह, लेकिन इन लोगों ने तो बाई ऑफिशियली मतलब कर दिया कि आप काले हो तो आपके लिए ये बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी, और पर्टिकुलर कोई काम जो है उनके लिए नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का मतलब जो लीगली फ्रेमवर्क बना के ऑर्डर देके कुछ अप्लाई करते हैं तो वहां पे इम्पोज वर्ड का यूज होता है ना। तो व्हाइट
यूरोपियन गवर्नमेंट ने, जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी, 1948 से लेकर 1989 तक उसने इसको इम्पोज कर दिया। अब इम्पोज करने की वजह से लोगों के साथ क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग देखते हैं, ये भी आएगा आगे। तो 17th and 18th सेंचुरी में ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। अब आर्म्स यानी जो उसके हथियार थे और फोर्स यानी उसके पास में जो सेना थी, उसके बदौलत उसने जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप से, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स को ऑक्यूपाई करके रखा था। एशिया में भी, अफ्रीका में भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब एक तरह से कोई कॉन्टिनेंट रहा नहीं है कि जहाँ पे यूरोपियन कंपनी ने अपना ऑक्यूपेशन नहीं किया है ना। द वे दे ऑक्यूपाइड लाइक इन इंडिया, जैसा कि यहाँ पे भी किया है, लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स had settled in South Africa and became the local rulers। और जैसे जैसे ये यूरोपियन कंपनी के लोग जो थे, ये कंपनी वाले थे, है ना, रूल करने के लिए नहीं आए थे, ये ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने वहाँ के रेवेन्यू सोर्सेज को, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को, जो छोटे मोटे किंगडम थे, उनको ऑक्यूपाई करके वहाँ अपना सेटलमेंट शुरू कर दिया, मतलब अपना वहाँ रहना वगैरह शुरू कर दिया। और उसकी वजह से वहाँ पे वो खुद क्या बन गए, लोकल रूलर्स बन गए। धीरे धीरे ये हुआ। सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, है ना, गोरे और काले जैसा भेद उनके साथ में ऐसा किया गया। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ब्लैक इन कलर। अब यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल लोग थे, उन्हें बोलते हैं हम नेटिव पीपल। तो वो लोग जो थे ओरिजिनली ब्लैक थे, है ना। ये देखो आपके सामने दिखाई दे रही है। About 3/4 of the population were called black। जो लगभग उनकी पॉपुलेशन थी, उसमें से 3/4 पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की थी, उन सबको ब्लैक बोला गया, लेबल लगा दिया, मतलब इम्पोज कर दिया ना। मतलब टेक्निकली हम लोग बात नहीं कर रहे हैं भाई, जो उनको मतलब ये नहीं मिला, मतलब एक तरह से उनको एक लीगल फरमान मिल गया कि आप लोग काले हो। अब काले हो तो इतना मैं मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ, इल ट्रीटमेंट हुआ, वो बहुत खराब था। बोल देते तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी मान जाते हैं कि भाई हाँ काले हैं, बराबर, क्या करने का है ना। लेकिन अगर काले हैं, इसके साथ में अगर आपके साथ में ट्रीटमेंट भी वैसा हो कि आप काले हो इसलिए वो स्कूल में नहीं जा सकते हो, या आप काले हो इसलिए इस सीट पे नहीं बैठ सकते हो अगर आप कहीं बस में सफर कर रहे हो, तो ये फिर आपको क्या है, माइंड में, हार्ट में हमको थोड़ा सा फीलिंग ऐसा देता है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इन लोगों के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे डिटेल में ये समझ लेंगे। फिर देखो, बिसाइड्स दीज ग्रुप्स, इन काले लोगों के अलावा there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। अब यहाँ पे ये जो ना, मैंने अभी लास्ट वाले स्लाइड में हमने बात किया कि 3/4 लोग जो है ना उनको बोल दिया। अब बाकी लोग जो थे ना, वो और भी लोग थे वहाँ पे, कुछ यूरोपियन लोग भी थे, कुछ अमेरिकन लोग भी थे वहाँ पे, क्योंकि वो सब ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए लोग आए हुए थे। इंडिया के लोग भी वहाँ पे थे। तो उन लोगों को जो ब्लैक नहीं थे, उनको 2 और टाइटल मिला। एक था कलर्ड, है ना, और एक था माइग्रेटेड, जो लोग थे, यानी मिक्स्ड वाले। तो यानी कि मिक्स्ड वाला और कलर्ड प्लस ब्लैक, इनके 3 ऐसी कैटेगरी बनाई गई, कलर्ड, मिक्स्ड एंड ब्लैक। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे मिल गई इन लोगों को। ये क्या है, ये वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने की पॉलिसी है, ताकि ये उन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग जो है ना इस तरह के हैं। फिर आगे द नॉन वाइट। अब नॉन वाइट कौन, जो कि मतलब एक तरह से वो ब्लैक, डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब जो वाइट नहीं थे, यानी कि कलर्ड वाले थे, ब्लैक वाले थे, मिक्स्ड वाले थे, अब ये क्या थे, ये सारे नॉन वाइट लोग थे। दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स। इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द अपार्थाइड सिस्टम, देखो ये एक इल ट्रीटमेंट हुआ था। फर्स्ट जो हम यहाँ पे बात करें ना, ये क्योंकि एक वोटिंग राइट्स उनसे छीन लिया कि भाई आप काले हो इसलिए आप वोटिंग राइट नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि नॉन वाइट जो पीपल है उनको तो बिल्कुल ही वोटिंग राइट्स मिल नहीं रहा था। एक कलर पे, आप किसी की स्किन के कलर पे ये फैसला ले रहे हो
ये बहुत बड़ा आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो सोचो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत खराब होता है। तो अपार्थाइड सिस्टम वाज स्पेशली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। ऑपरेसिव यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने वाला, एक तरह से खिलवाड़ करने वाला। ब्लैक वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब जो वाइट एरियाज मतलब कि वाइट जो लोग रहते थे उनकी जगहों के आसपास भी अगर वो ब्लैक दिखे ना तो बस वो दिखे हुए, अंधेरे में कहाँ गायब हो जाएंगे वो उनको ही पता होता था। तो मतलब उनको, मतलब जो गायब करते हैं उनको ही पता होता था। तो ऐसे सिचुएशन उनके साथ में थी। अब आप बोलो, बताओ कि ब्लैक बोलना तो ठीक ही था वहां तक, लेकिन ये क्यों किया व्हाइट लोगों के साथ में? मतलब एक तरह से आपने वोटिंग राइट नहीं दिया, फिर उनके साथ में ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाई, फिर यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि आप व्हाइट एरियाज में नहीं रह पाओगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। और भी क्या था, देखो, दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। बहुत बड़ा मतलब उनके साथ में चुनौती थी, बहुत बड़ी सिचुएशन उनके साथ में थी कि अगर उनके पास में पर्टिकुलर परमिशन लेना पड़ता था। जैसे कि हम लोग पास लेते हैं ना, मतलब कोई भी बस में जाने के लिए पास मिलता है, जैसे BRTS बस में मिलता है ये, तो पास लेते हैं तभी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली वो कर सकते हैं। फ्रीली तो नहीं होता है, पहले पास का पैसा लग ही जाता है। तो वैसे वो पास जो होता है ना वो परमिट होता है, तो वैसे इनको भी परमिट लेने की जरूरत पड़ती थी अगर आप व्हाइट एरिया में काम कर रहे हो। मान लो आप टेक्निकली कुछ फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप ब्लैक हो, जैसे आपको रेडियो अच्छे से रिपेयर करना आता है, तो आपको अब मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ व्हाइट लोग रहते हैं वहां पे रिपेयरिंग के लिए जाना है, एसी रिपेयरिंग करनी है, कूलर, टीवी, फ्रिज, तो आपको उस परमिशन का एक कार्ड लेके जाना पड़ता है कि भाई मैं आया हूँ, ब्लैक हूँ, तो मेरे पास में ये कार्ड है, मैं आपके ये काम के लिए आया हूँ, ये सर्विस के लिए आया हूँ। तो ऐसा परमिशन उनको लेने की जरूरत पड़ती थी। तो ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, हम लोग ये समझ सकते हैं। और भी क्या था, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for white and black. इन सबको अलग कर दिया गया। मतलब एक सेग्रीगेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है कि इन लोगों के लिए ट्रेन भी अलग है, ब्लैक वालों की अलग ट्रेन है, बस अलग है, स्कूल अलग है, सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, वो सारे के सारे अलग है। यहाँ पे व्हाइट लोग नहीं आ सकते थे और व्हाइट लोग जो है यहाँ पे नहीं आ सकते और ब्लैक लोग उनके वहां पे नहीं जा सकते थे। ऐसी सिचुएशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है ना। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये उनके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, यानी कि डिवीजन ऐसा किया गया। यह आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये ब्लैक्स व्हाइट और ये नॉन वाइट्स। तो ये एक तरह से यूरोपियन के लिए, ये ब्लैक के लिए, मतलब कि टॉयलेट हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे आपका बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, लाइब्रेरी हो, सिनेमा हॉल हो, इन सब का मतलब एक तरह से उन लोगों ने सेपरेशन कर दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब थी। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट यूज्ड टू वर्शिप। अब यहाँ पे जो व्हाइट लोग थे, यूरोपियन लोग जो थे, वो वर्शिप के लिए चर्च जाते थे, तो इनको वहां पे जाने की भी परमिशन नहीं थी। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और दे कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। अगर उनके साथ में टेरिबल ट्रीटमेंट हुआ, यानी खराब व्यवहार हुआ है, तो भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, यानी उनका विरोध नहीं कर सकते थे। और ना ही अरे इतनी सारा कुछ हो गया है तो फिर वो तो एसोसिएशन, यूनियन, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे वो फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। ऐसे उनके साथ में टेरिबल ट्रीटमेंट होता था। तो एक तरह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा खराब है। 1950 blacks, colored and Indian, ये mixed, they used to fight against the apartheid system। अब apartheid system, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं था, नॉन वाइट लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, तो इसमें ब्लैक, कलर्ड और जो इंडियन लोग जो थे, वहां पे माइग्रेटेड लोग थे ना, तो उन लोगों ने 1950 से ही आवाज उठा दी थी। किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड के अगेंस्ट में। बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे उनकी आवाजें उठने लगी थी। फिर क्या हुआ? दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। और ये जो प्रोटेस्ट कैसे किया,
कभी कभी मार्च निकाले, मार्च का मतलब रैली निकालते हैं, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे ना, ये मार्च निकाला। स्ट्राइक यानी हड़ताल, तो बहुत ज्यादा हड़तालें भी की गई वहां पे, ताकि गवर्नमेंट सुन सके, लेकिन गवर्नमेंट तो क्या सुनेगी। अब फिर आगे क्या हुआ, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आल्सो पॉपुलरली नोन एज ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन वाली जो हमने पॉलिसी भी पढ़ी थी, ट्रेन है अलग, टॉयलेट अलग, बसेस अलग, ये सब कुछ, तो ये जो सेग्रीगेशन हुआ था, सेपरेशन हुआ था, उनके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, यानी सबका इसमें कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपके रीजनल बातें भी सुनेगी, आपके सोशल इश्यूज को भी सुनेगी, पॉलिटिकल एजेंडा को भी सुनेगी, इसलिए सारे जो तमाम एलिमेंट्स है उनको ये एक जोड़ने वाली बहुत बड़ी पार्टी थी। अम्ब्रेला क्या होता है, जो छतरी होती है ना, छतरी में बहुत सारे तार होते हैं, तो तार मतलब क्या होता है, अलग अलग सर्किट जैसे काम करता है ना, तो वैसे ये जो है ना बहुत बड़ी पार्टी थी, इसके अलग अलग तार थे, मतलब छोटे छोटे अलग अलग स्मॉलर पार्टीज थी, वो रीजनल पार्टीज थी, सोशल पार्टीज थी, प्रेशर ग्रुप थे, इन सब का समावेश था इसमें, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी पार्टी थी। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन। देखो यहाँ पे किसमें कौन कौन आते थे इसमें, इन तारों में वर्कर की यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टीज, सब के सब इसमें जुड़े हुए थे। मेनी सेंसिटिव वाइट्स also joined the ANC, African National Congress, and played a leading role in the struggle। जो स्ट्रगल हुआ व्हाइट रूल के अगेंस्ट में, तो वहां पे जो व्हाइट सेंसिटिव लोग थे, व्हाइट सेंसिटिव लोग कौन, अब ये लोग जो थे ना वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे और इनको लगता था ह्यूमैनिटीज के अकॉर्डिंग का मतलब हमें काम करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रही है इन लोगों के साथ में, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे लोग जो एकदम सेंसिबल थे, जिनके सेंस काम कर रहे थे, बाकी सब नॉन सेंस थे, नॉन सेंस तो ये लोग इनसे जुड़ गए थे। और आगे क्या हुआ हम लोग बात करते हैं। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज ने भी सपोर्ट करने के लिए आवाज उठाती थी कि अपार्थाइड जो है ना वो अनजस्ट है, अनजस्ट यानी अन्याय वाला, और रेसिस्ट है यानी ये एक अपार्थाइड है, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग है, जो कि एकदम ह्यूमन जाति के लिए, मानव जाति के लिए सृष्टि के विनाशक की वाली बात है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खराब थी। फिर आगे क्या हुआ, व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल। अब फिर भी इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोगों ने मार्चेस, स्ट्राइक्स किया, बट ये व्हाइट जो गवर्नमेंट थी, जो कि एक रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने इस गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट का रूल जो है ना कंटिन्यू किया। कैसे, डिटेन करके। डिटेन का मतलब एक तरह से अरेस्ट करना, लोगों को ऐसे अरेस्ट कर लेना बिना किसी चार्ज के, सिर्फ शक के बुनियाद पे कि मुझे डाउट है कि आपने ऐसा किया है, ऐसे बेसिस पे डिटेन कर लेना। और साथ साथ में क्या किया, टॉर्चर भी लोगों को किया था, किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। जो भी अगेंस्ट में बात करते थे उन लोगों की एकदम मैसेकर हुआ था, नरसंहार मतलब मृत्यु यहाँ पे लोगों को भोगनी पड़ी थी। इस तरह का मतलब शासन जो है ना, आपको क्या लग रहा है, अच्छा है? सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता यानी कि रूल नियम कायदे होते तो गवर्नमेंट ऐसा करती? अब आप बोल रहे हो सर नियम कायदे तो होंगे ना, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट है वहां पे, तो नियम कायदे तो नियम कायदे है वहां पे, लेकिन वो नियम कायदे उन्हीं के लिए है। बाकी जो साउथ अफ्रीका में जो दूसरे लोग हैं, नॉन वाइट, आपके कलर वाले इंडियन और वो ब्लैक साउथ अफ्रीकन वाले, उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। यहाँ तक कि उनको अपने ही देश में बोला गया था कि आप लोगों के लिए ये बीच जो कोस्टल वाला है ना, जैसे कोस्टल एरिया वाला, तो बीच पे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये व्हाइट लोगों के लिए रिजर्व्ड है। अरे भाई हमारी जगह है ना। तो यहाँ तक कि उनको पब्लिक टॉयलेट हो चाहे पब्लिक थिएटर हो, वहाँ पे यूज करने का भी उनको परमिशन लेना पड़ता था। नहीं सॉरी, उनको तो वहाँ अलग ही नहीं था, जॉब के लिए परमिशन लेना पड़ा था। ये सब चीजें हमने अभी पढ़ा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ना उनके साथ में, अपने ही देश में साथ में, अपने ही देश में उनके साथ खिलवाड़ जो हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा उनको झटका मिला हुआ था। इसलिए पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट की जो उनकी सुने, ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत होती है बच्चों।
आगे हम लोग पढ़ते हैं टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्ट्रगल तो चलता रहा, बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती रही और बहुत सारे लोगों के साथ में टॉर्चर होता गया, डिटेन किए गए, फिर भी एएनसी ने अपना दम नहीं छोड़ा और वो आगे बढ़ती गई। बहुत सारे लोग जो सेंसिटिव वाइट लोग थे वो लोग भी इसमें हाथ जोड़ते हुए, मतलब हाथ मिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए मतलब हाथ जोड़ते हुए नहीं, हाथों को जोड़ते हुए आगे बढ़े और उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ रुख कर लिया था। चलिए हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ रुख करते हैं। तो क्या लिखा है, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल यानी संघर्ष, प्रोटेस्ट यानी विरोध और संघर्ष जैसे जैसे अपार्थाइड के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में बढ़ता गया, गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन यानी ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्हें ऐसा आभास हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ या उनको ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब ऐसा लगा उनको, हाँ ये कॉमन वर्ड है ना, तो ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई हमें है ना अब आगे हम लोगों को जो है ना अभी हट जाना चाहिए। गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, क्यों? क्योंकि स्ट्रगल है ना, आप एक दबा रहे हो दूसरे खड़े हो रहे हैं, दूसरे दबा रहे हो तो तीसरे दबा रहे हो तो राउंड अप लगता गया, ये राउंड अप, इसलिए आजकल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा चल रहे हैं, है ना। तो ये बढ़ता गया। वाइट रीजन चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। तो अब क्या किया उसने, जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ते गए तो उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। अभी तक गवर्नमेंट है बच्चों, अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड यानी रिमूव, हटा दिए। अब जो भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे सेग्रीगेशन वाला जो सिस्टम था ना, अब उसने हटा दिया, क्योंकि अभी उन्हें पता लग गया कि अब वो ज्यादा देर तक है ना इन लोगों को इस तरह से कंट्रोल में नहीं कर पाएगी, वरना है ना आज ये नहीं तो कल वो विकेट गिर ही जाएगा। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर नाउ लिफ्टेड, वो भी हटा दिए। जो भी बैन लगा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि आप लोग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, जैसे कि एएनसी था, वर्कर के यूनियन थे, उनके सबके ऊपर बैन लगा था। बैन का मतलब यही एक तरह से सेंसरशिप होता है ना, तो वो नहीं बना सकते, ऐसा कानून बना हुआ था, वो बंद कर दिया गया। रेस्ट्रिक्शन जो लगे थे मीडिया के ऊपर वो भी हटा दिए। आफ्टर 28 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, अब इसी बीच में ये जो स्ट्रगल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ ना, इसी बीच में मंडेला साहब को ट्रिजन के चार्ज पे वहां भेज दिया था। कहां पे? रोबन आइलैंड वाली जेल में, है ना। अब वो छुट के बाहर आए। मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। और फिर क्या हुआ? फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका was unfurled, marking the newly born democracy in the world। पूरी दुनिया में अब जो है ना 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका उसी रात को आजाद हो चुका था और साउथ अफ्रीका ने अपने आप को रिपब्लिक बना दिया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया बच्चों? रिपब्लिक का वर्ड का मतलब हो गया कि इसमें हाईएस्ट जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट में वो उन्हीं लोगों में से ली जाएगी जो उसका सिटीजन है किसी पर्टिकुलर कंट्री का। जैसे साउथ अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका के जो भी लोग हैं वही इस हाईएस्ट पोस्ट में प्रेसिडेंट पे पहुंचेंगे। और वैसे इंडिया में भी रिपब्लिक है तो इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट जो है ना हाईएस्ट पोस्ट है तो होती है हमारी, तो यहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट में कौन जाएगा? जो इंडियन लोग हैं, है ना, जो इंडिया के लोगों में से ही कोई जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो उसको भी यहाँ पे आज़ादी मिल गई थी और उन लोगों ने उसी डेट को अनफोल्ड किया अपना न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी के फ्लैग को। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो साउथ अफ्रीका एक तरह से आज़ाद हो चुका था। अनफोल्ड किया, अनफोल्ड का मतलब पहली बार अगर लॉन्च करते हैं ना तो वो होता है अनफोल्ड। और होस्टिंग का मतलब होता है बार बार, जैसे कि हम लोग ये लोग जो है ना 26 अप्रैल को, हम 26 जनवरी को बार बार, 15 अगस्त को एक ही फ्लैग को बार बार लगाते हैं ना, तो होस्टिंग होता है। और अनफोल्ड का मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पहली बार उन लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने राष्ट्र ध्वज को फहराया था, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग भी ध्यान में रखना। अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड paving way for the formation of multi-racial government। अब वो जो थी ना वो एंटी रेशियल गवर्नमेंट थी और अब ये ना मल्टी रेशियल गवर्नमेंट है। एंटी रेशियल मतलब कि वो एक रेस के अगेंस्ट में थी, है ना, व्हाइट के, कलर्ड के। वो लोग चाहते थे कि व्हाइट रूल ही हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हम लोग तो बाय नेचर बाय डिफॉल्ट
गॉड की देन है ना भाई, तो उस हिसाब से मतलब हमें रहने दो। लेकिन ये लोग जो थे ना ऐसे थे, तो इसलिए अब जो है ना मंडेला बाहर आए। यहाँ पे बाहर आने के बाद में बहुत ज्यादा लोगों ने उनको सपोर्ट किया और 26 अप्रैल 1994 को ये देश आजाद हो गया और यहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बन गई। मल्टी रेशियल मतलब कि अब साउथ अफ्रीका में कोई भी कैसे भी कलर का आदमी हो या औरत हो, यानी पर्सन होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर पर्सन हो तो यहाँ पे वो इसके लिए। और अब आगे क्या हुआ, मंडेला द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। सो मंडेला इस तरह से पहला अपना प्रेसिडेंट बन चुका था न्यू साउथ अफ्रीका का, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी एक तरह से फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पे। तो ये मंडेला जी यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका माना जाते हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। उसने जैसे ही प्रेसिडेंट बना तो अपना लेक्चर शुरू किया। हिस्टोरिकली एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that the South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. तो ऐसा उन्होंने स्पीच दिए और ये आपको पार्लियामेंट का नजारा दिखाई दे रहा है। ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. अब देखो जैसे ही आज़ादी मिली 1994 को, तो इन लोगों ने जो ब्लैक जो थे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, इन लोगों ने बोला पहला काम ये करो, इंसानियत, ह्यूमैनिटी रखना है। हमें ह्यूमैनिटी के आधार पर ये बात करनी चाहिए कि जो भी व्हाइट लोगों ने हमारे साथ में एट्रोसिटीज किया है, एट्रोसिटी यानी ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय, उत्पीड़न, है ना। तो ये जो षड्यंत्र, शोषण, ये जो हमारे साथ में हुए हैं ना, जो भी उन्होंने वाइल इन पावर, जब भी वो पावर में थे, गवर्नमेंट जब उनकी थी, वैसा हमें हमारे साथ जो किया है, ब्लैक लीडर वालों ने अपील किया अपने ही ब्लैक लोगों से कि उसे क्या कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, भूल जाओ उन्हें, कोई बात नहीं है, माफ कर दो यार, माफ कर दो। अब वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब तो पावर में हम है ना, ऐसा भी है। और दूसरा ये है कि इंसानियत के हिसाब से माफ करने वाला बड़ा होता है बच्चों, तो इसलिए उन लोगों ने माफ कर दिया। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. ये बातें अब आपको समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जब भी हम लोग बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की बात क्यों करते हैं? बड़े बड़े फैसले थे भाई, बड़े बड़े जुबान थे उन लोगों की, बड़े बड़े लीडर थे, दिल बड़ा था उनका, एनके जोशी सर की तरह। ये देखो उन लोगों ने बोला कि ब्लैक लोगों ने हमारे साथ किया है, बदला नहीं लेंगे, बदला 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 बिल्कुल नहीं लेंगे, ना बदला गाना सुनेंगे, ना हमारा देश बदलेगा, हम बदला बिल्कुल नहीं लेने वाले, हम लोग बदल जाएंगे, बदला नहीं लेंगे। और साथ साथ में उन लोगों ने बोला कि मैन वुमन इन सबके साथ में हम अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन मतलब, अरे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं करेंगे, हम इनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेस पे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब जो हमने पढ़ा अभी कि भाई सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। ये पूरी जो पुस्तक है आपकी टेक्स्ट बुक, ये आपको बता देगी कि आपको है ना डेमोक्रेसी कैसे अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है ना। तो ये इस वजह से हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हम लोग देंगे, यानी हमारी सोसाइटी में सबको इंसाफ मिलेगा। एंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की रक्षा भी हम लोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, परवाह करेंगे, बेपरवाह लापरवाह जैसे हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट की वजह से साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हो आप लोग, आगे देखो, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स and the party that led the freedom struggle said together
टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ देखो व्हाइट रूल जो है ना, वो लोग क्या चले जाएंगे, वो वहां पे रहेंगे, वो बिजनेस कर रहे हैं ना वहां पे यार, तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन वहां पे रहेंगे, तो वो भी अब भले मल्टी रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका के बने, लेकिन वो लोग भी रहेंगे यूरोपियन लोग, उनको थोड़ी भगाएंगे वो लोग। तो उस वजह से उन्होंने बोला कि हमारे ये जो ऑपरेसिव लोग जो है वो भी हमारे साथ बैठेंगे, और उनके लीडर जो है, उनकी पार्टी के जो लीडर है वो भी साथ में रखेंगे, और हमारे साथ में ब्रूटल किलिंग्स किया है, मतलब एक तरह से खराब व्यवहार किया ना, वो लोग भी जिन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, वो सब हमारे साथ में बैठ के हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। इसीलिए ये मीटिंग आपको दिखाई दे रही है सामने। तो सब बैठे थे ताकि क्या करें, वो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो उनके लिए भी काम आएगा, यूरोपियन लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए भी, इंडियन जो वहां पे रह रहे हैं उनके लिए भी, और कलर जो दूसरे लोग हैं उन सबके लिए यहाँ पे एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अब ब्लैक है तो ब्लैक लोगों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हाँ भाई ये ब्लैक लोगों का है तो बीच भी अलग होगा, टॉयलेट भी अलग है, सिनेमा, ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोग कॉमनली जो है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, ऐसे उन्होंने फरमान लिया, डिसीजन लिया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल लगे थे बातचीत डिस्कशन करने में एंड डिबेट करने में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई हलवा नहीं है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन आज मैंने बोला लिख दिया। ये बहुत बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, किसी को सही लगे किसी को गलत लगे तो फिर सॉल्यूशन पे आते हैं, इस तरह का प्रोसेस होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बातें यही इसीलिए हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कशन किया, डिबेट किया, दे came out with one of the finest constitutions the world has ever had। तो बाद में इन 2 सालों के डिस्कशन और डिबेट के बाद में उन लोगों ने पेश किया एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हाँ किसी देश ने या कहीं भी कहीं वर्ल्ड में बना ही होगा, मतलब कहीं नहीं बना। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा, मतलब सारे इसके जो सिटीजन्स थे जितने ज्यादा राइट्स मिले, अवेलेबल हो सके उस कंट्री में, इसने क्या क्या प्रोवाइड किया। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। उन्होंने ये भी बोला कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन की अगर बात होती है ना, तो हम सब मिलके, ना कि किसी और को बाहर रखकर कोई नतीजे लेंगे या डिसीजन करेंगे। कभी भी कोई सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सब मिलके बैठ के उस मुद्दे पे बात करेंगे और एक सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड करना मतलब किसी को परवाह नहीं करना, बाहर निकाल देना, इस तरह से मतलब हम लोग नहीं करेंगे, सबको मिलके ही हमें फैसला लेना होगा। वेरी गुड, किसी को डेमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अग्रीड that everybody should become part of the solution whatever they might have done or represented in the past। उन्होंने ये भी बोला कि पास्ट को फॉरगिव करके हमें आगे बढ़ना है। तो पास्ट में जितने भी उन लोगों ने हमारे साथ में इल ट्रीटमेंट किया है, ऑपरेशन किया है, रिप्रेशन किया है, उनको भुला के हमें सबको साथ में लेके कोई भी सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए सबको उस सॉल्यूशन का पार्ट बनाना है। और द प्रेम्बल to the South African Constitution sum up its spirit। तो इनकी जो प्रेम्बल है वो पूरे के पूरे एक साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सारांश है, ठीक है ना। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से बच्चों हमने ये सीखा कि साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की क्या भूमिका है और क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये आपको समझना चाहिए। Why do we need the constitution? अब हमारे सामने सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल जो है इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डू।
साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें न केवल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, बल्कि ये भी बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी हद में रहेगी। अगर कहीं पे भी ऐसा किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उस गवर्नमेंट को भी हटना पड़ सकता है, उनको भी सजा मिल सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास में ये सजा देने का और किसी को रोकने का और किसी के प्रोटेक्शन करने का पावर रहता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम बोल सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना, बिल्कुल चाहिए। द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। सब साथ में रहना चाहते थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। अब लेकिन वो साथ में रहना चाहते थे, तो क्या उनके लिए इजी रहा होगा कि मतलब एक तरह से वो एक जो थे जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे वही लोग उनके साथ में रहेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि भाई ये वो लोग है। मान लीजिए कि जैसे मैं बोल दूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई दूसरे पे तो लोग हो सकते हैं ना भाई। दूसरे लोग तो बोल सकते हैं कि इसने है ना मेरे साथ में या मेरी फैमिली के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया था तो मैं बदला लूंगा। कोई तो ऐसा लोग हो सकता है, तो उनके लिए इजी नहीं था ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना। बट दे हैड देयर फियर्स, अपने अपने उनके बीच में डर थे, वो एक दूसरे से डरे हुए थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और अपने अपने जो है ना इंटरेस्ट और इन डर को वो बचाए रखना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड। ब्लैक वाले जो थे ना वो मेजोरिटी में थे, अब क्योंकि देश आजाद हो गया, अब ब्लैक वाले लोग जो है ना बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे। वो चाहते थे कि हम ही रूल करेंगे, हमारे साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा। दे वांटेड सस्टेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और साथ साथ में वो चाहते थे कि हमें है ना सामाजिक और आर्थिक इकोनॉमिक फाइनेंशियल राइट्स भी हमें मिलता रहे। तो ये भी चीज उनकी डिमांड थी। व्हाइट माइनॉरिटी जो बहुत कम लोग जो थे, दे वर कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वो लोग जो थे बोलते थे कि हमारे जब भी हम लोग रूल में थे, while we were in power we had many properties privileges। तो वो भी चाहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, हमारे जो विशेष अधिकार है, स्पेशल जो राइट्स है हमारे साथ में, तो वो हमको वापस मिलना चाहिए, ऐसे उनकी भी डिमांड थी। तो क्या हुआ? आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज अग्रीड टू अ कंप्रोमाइज। दोनों फिर एक कंप्रोमाइज में आए। द व्हाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। अब व्हाइट लोगों ने बोल दिया कि भाई चलो आप लोग मेजोरिटी में हो तो हम लोग मेजोरिटी वाला रूल मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दैट वन पर्सन वन वोट, लेकिन इसके साथ में मिलेगा क्या? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला जो डेमोक्रेटिक जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, तो वो सिस्टम मिलेगा। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स। The blacks agreed that majority rule would not be absolute। अब उन लोगों ने जो व्हाइट जो लोग थे उन लोगों ने डिमांड किया कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा मेजोरिटी में हो तो ये पूरी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो भी एग्री हो चुके थे। दे अग्रीड दैट मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई हम लोग एग्री करते हैं आपकी ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है उसको हम लोग नहीं छीनेंगे, नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ हुआ, ये सारे बातें हुई थी 2 साल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिस्कशन में लगा था उनको, तो ये सारे पॉइंट्स उनके सामने आए थे। तो फिर जाके अग्रीमेंट हुआ। ये वर्ड को याद रखना है, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट के बाद में क्या वर्ड आया था? कंप्रोमाइज। तो लोगों ने कुछ एग्रीमेंट बनाए, कुछ कंप्रोमाइज बनाए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन उनके सामने आया, जिनके लिए वो पहले से अग्रीमेंट है ना अग्री हो चुके थे, कंप्रोमाइज कर लिया था। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। भाई अब हमने ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो अब हमारे सामने आ चुका है, तो अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से उन लोगों ने ये सिस्टम को फॉलो करवा लिया। हाउ वाज द कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? लेकिन ये कंप्रोमाइज कर लिया, अग्रीमेंट हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? बातचीत करना मतलब अलग होता है और इसको प्रैक्टिकल में करना थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है। तो ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट जो डेवलप हुआ उनके बीच में विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर, कि आगे नहीं टूटेगा? ये दोनों का जवाब है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जो है ना पहले से इसको अग्रीमेंट किया हुआ है, बोला हुआ है वो, लेकिन एक तरह से रिटर्न में अगर हो गया और उसको सभी फॉलो करेंगे फिर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यस,
यही होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, सब लोग जो है ना बाउंड होते हैं, कोई उसको नकार नहीं सकता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम लॉ बोला कि भाई उससे बड़ा ना ही कोई प्रेसिडेंट है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही प्राइम मिनिस्टर है, ना ही कोई पार्लियामेंट है, ना ही कोई देश बड़ा है। सबसे बड़ा क्या? कानून। यस, तो ये सब समझना चाहिए। द only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some basic rules of the game that everyone would abide by। जैसे कि गेम में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो जैसे क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, अब क्रिकेट में 2 टीमें होती है, 11-11 प्लेयर हो गए, चलो मान लिया, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे हार जीत के लिए एम्पायरिंग वो करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को खड़ा करते हैं ना, भाई एक एम्पायर उसका होगा, एक एम्पायर हमारा होगा। एम्पायर की अदला बदली कर दी कि भाई ताकि क्या है कि एक तरह से ट्रांसपेरेंट फैसले हो सके, तो उसका मेरा इस तरह से हमने एम्पायरिंग करवा दी। अब वहां पे रूल्स भी होते हैं, भाई 6 बॉल होगी 1 ओवर में, इस तरह से फील्डिंग, रन, सिक्सर, बाउंड्री, ये सारे के सारे रूल्स होते हैं। तब हमें पता होता है कि भाई हाँ ऐसा उनके साथ में जैसे वो खेलेंगे, मान लो बैटिंग करने वाली जो टीम है जैसा वो खेलेगी, अब वैसा ही दूसरी टीम भी करेगी, तो उसके लिए भी सीधा होगा कि भाई डायरेक्ट अगर आपने बॉल को बैट से बाहर फेंक दिया तो सिक्सर होगा, वो उनके लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। यानी कि रूल कॉमन अगर हो तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे पहले इन लोगों ने डिस्कशन किया, नेगोशिएशंस हुए, फिर कंप्रोमाइज हुआ, अग्रीमेंट हुआ, उन अग्रीमेंट को उन लोगों ने क्या कर दिया, रिटन डॉक्यूमेंट में डाल दिया, ताकि अब जो है ना कोई भी इसको ब्रेक करेगा तो भाई उसकी खैर नहीं होगी, है ना। तुम लोग सावधान रहना, तुम लोग तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो चुका है। भारत के संविधान की भी कुछ दास्तान यही है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। It determines what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Rules decide the rights of the citizens. Rules will work only if the winner cannot change them very easily. South Africa, they agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government, no person, no post, no designation, no any office will be able to ignore them. This set of basic rules is also known as constitution. तो ऐसे सिस्टम से, ऐसे डिजाइन से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये आपको मैं एक बार और बता देता हूं। अभी हमने रूल्स के बारे में बात किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। It is also a supreme law that determines the relationship among people living in the territory called citizens, and also the relationship between the people and the government. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together, है ना। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एक तो ये हो गया कि आपका कुछ लिखे हुए नियम कायदे होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सबसे बड़ा कानून और सबसे बड़ा रूल होता है, इसको कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। ये डिटरमाइन करता है आपके यानी लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन का, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रहा तो गवर्नमेंट अच्छी, सिटीजन्स अच्छे। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब है, जैसा कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही ना उनका, भाई यूरोपियन गवर्नमेंट जो चल रहे थे वो अपने पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे, वो दूसरों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो उस वजह से दूसरे कौन, सिटीजन्स, तो वो सिटीजन हमेशा उनके साथ में क्या कर रहे थे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, स्ट्रगल करेंगे। तो अगर ये बंद करना है तो क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना है कि गवर्नमेंट को और लोगों को, दोनों को यानी सिटीजन्स को तो लेके चले। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो दोनों के बीच में डेवलप होगा डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास डेवलप होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट है, हमें भरोसा है, भाई तुम मत बोलो। हाँ, एंड आल्सो कोऑर्डिनेशन ये कर देता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मेल मिलाप, संपर्क, कनेक्शन,
एक कनेक्शन डेवलप कर देता है, ट्रस्ट डेवलप कर देता है लोगों के, दूसरे लोगों के साथ में भी। जैसे अगर मेरे सिटीजन में है तो मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे दूसरे कल्चर वाले, दूसरी लैंग्वेज वाले, दूसरी कास्ट वाले, दूसरे रिलीजन वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सबके साथ में मैं किस तरह से बिहेव करूंगा, ये डिटरमाइन करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। कि अगर मैं इल ट्रीटमेंट करता हूँ किसी के साथ में, तो मुझे पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे अवार्ड में मिलने वाला है। तो उसी तरह से सामने वाले को भी पता है कि मेरे साथ में अगर कुछ किया है तो उसको क्या मिलने वाला है, ये भी मुझे सब पता है। तो ये सारे का सारा जो चक्कर है ना बच्चों, ये सर्कल घुमा देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये पता होता है। फिर आगे क्या करता है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट का निर्माण कैसे होगा ये भी ये बताता है। वो विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशन का काम खाली लिखा हुआ नियम कायदे नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट करता है, उन्हें भी एक तरह से ऑर्डर दे सकता है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट कैसी डिसाइडेड होगी, गवर्नमेंट कौन से डिसाइडेड डिसीजन लेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि भाई ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो वहां पे रूल है, तो वहां पे गवर्नमेंट को उस रूल के अकॉर्डिंग सर्विसेज में क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो बस दम धड़ाधक, है ना। तो ये भी सब पता होता है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, सिटीजन्स के कौन कौन से राइट्स है। गवर्नमेंट जो है ना के ऊपर भी कुछ पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा हुआ, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है, ये ध्यान में रखना। इट आल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, ये ओबीसी एसटी और एससी वालों के लिए जो लास्ट वाली लाइन है, तो ये उसके लिए, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन होती है। आज ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसने भी बोल दिया कि भाई रिजर्वेशन की जरूरत है। अब लोगों की एस्पिरेशन थी, मेजोरिटी में थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है आपको भी मिलेगा। अब आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ये सारा का सारा कमेटी होती है, डेवलप होती है वो सारी, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्या किया, ये सब डिसीजन लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, बट ऑल द कंट्रीज that are democratic will have constitution। यहाँ पे दो बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो कि जितनी भी कंट्री है और जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से वो डेमोक्रेटिक है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। माइंड में आया आपके कि भाई जितनी भी कंट्री है उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको ये नहीं कह देना है कि वो डेमोक्रेटिक है, क्यों, क्योंकि उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास में हमेशा और एकदम कंपल्सरीली नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये लोग जो बाय द पीपल जो सिटीजन्स है ना, ये ही सिटीजन्स, लोकल जो है ना उनको बोला जाता है सिटीजन्स। तो ये लोकल लोग, लोकल पीपल, वही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये बात आपके क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है, भारत के संविधान में बनाने में किन लोगों का, किन आइडियाज का, किन डायरेक्शंस का जरूरत पड़ा था, क्या हिस्ट्री रही है, कौन लोग थे, ये सब हम लोग बात करते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, बहुत बड़ी विपदा में, बहुत बड़ी टेंशन वाले सिचुएशन में। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस का मतलब यही हुआ, बहुत बड़ी बैड कंडीशन में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर, है ना। भारत जो बहुत बड़ा विशाल देश है, हमने जियोग्राफी में पढ़ा था कि 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में, तो और साथ साथ में डाइवर्स बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करने वाले, आप तरह तरह के बोल रहे हो, मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है मजा कर रहा हूं। तो तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर वाले, अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म। तो इस वजह से उन सबको साथ में लेकर चलना
बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे कंट्री में, हमारे लीडर के हाथ में। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक, और उस समय 1957 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो बनाना था। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत बड़ा एक चुनौती था। ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। इंडिया वाज, और साथ साथ में यहाँ देखो, इंडिया वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, और धर्म के नाम पर भारत का विभाजन भी हो गया था। जैसी आजादी मिली, आजादी के साथ साथ में हमें विभाजन भी मिला। बहुत धर्म के नाम पर ये जो भारत और पाकिस्तान बना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दुख भरी हमारे यहाँ पे कहानी थी। 10 lakh people were killed on both sides of border in partition related to violence। तो जैसे ही आजादी मिली है, और साथ साथ में लोगों का जो धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ होने लगा, और इस धर्म युद्ध में दोनों तरफ 10 लाख पाकिस्तान में और भारत में लोग भी मर गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी टेंस सिचुएशन हमारे सामने बनी हुई थी। और साथ साथ में ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। नोटिस किया जाए बच्चों ये बात, प्रिंसली स्टेट्स। अब मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं। सो लेफ्ट टू द rulers of princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or want to remain independent। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था, उसने यहाँ पे भारत जो है ना, जब आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ पे 2 टेरिटरी थी। एक थी ब्रिटिश इंडिया के नाम से जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में थी, दूसरी थी प्रिंसली स्टेट वाले जगह। 2 जगह थी भारत में। ये तो डायरेक्ट रूल था, ब्रिटिश या ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंडर में था, और ये जो छोटे मोटे जो प्रिंस थे, किंगशिप में जो थे, उनके हाथ में ये टेरिटरी थी। जैसे ही आज़ाद हुआ तो ये लोगों ने तो इंडिया का जो भी टेरिटरी थी वो इंडियन गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दी, हैंड ओवर कर दी। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं। इन लोगों ने 3 ऑप्शन दे दिया कि या तो आप इंडिया में जुड़ जाओ, या तो पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर खुद अगर रहना चाहते हो इंडिपेंडेंट तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा उनके साथ में डिसाइड करने का छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे साथ में टेंशन वाली सिचुएशन थी। कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे, कैसे इनका मर्ज हुआ, ये अभी इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है। हम लोग इसके बारे में वीडियो को ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ये अलग से आपको दिया जाएगा। अलग से इसके ऊपर चैप्टर बने हुए हैं प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, कैसे और कौन कौन से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 563 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ तब उनको ऐसा बोल दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान में जुड़ जाओ, या फिर भारत में, या फिर आप चाहो तो अलग अकेले भी रह सकते हो। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, है ना। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं यूनिटी बनाने के लिए, यूनिटी, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों ने नहीं, उन्होंने हमारे कंट्री को एकदम यूनाइट किया है। The makers of the constitution had anxiety about the present and the future of the country। कंट्री की फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में जो पॉलिसी मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उनको चिंताएं बहुत लगी रहते थे, है ना। तो ये भी एक सिचुएशन था। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। जैसा कि हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक है। तो 1928 को, अब ये जो पाथ है ना, पाथ का मतलब एक रास्ता, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो रास्ता हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया है, तो किस तरह से अपनाया है वो हम लोग यहाँ पे एक मेजरमेंट हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता किस तरह से बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि पार्टीशन भी हुआ, फ्रीडम भी हुआ, 10 लाख लोग मर चुके थे, और प्रिंसली स्टेट्स को भी एकदम कंफ्यूज रखा। तो ये पॉलिसी मेकर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 1928 को कुछ हुआ था। क्या हुआ था हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि 1928 को मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यानी कि 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पहले से बन चुका था। 1928 को क्या किया, मोतीलाल नेहरू और 8 जो पॉलिटिकल लीडर थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, इन बड़े नेताओं ने पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लिया था। मतलब ड्राफ्ट क्या होता है, मतलब एक तरह से प्रोफॉर्मा या एक फॉर्मेट कि भाई हमारा देश आज नहीं तो कल तो आज़ाद होगा,
तब जब आजाद हो जाएगा तब हमारे इंडिया में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। पहले से ड्राफ्ट बना दिया था, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें, फिर 1928 के बाद में 1931 आया और इसमें क्या हुआ, द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। 1928 को जो ड्राफ्ट बना हुआ था उस ड्राफ्ट में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसका रेजुलेशन यानी प्रस्ताव, एक मतलब जैसे अग्रीमेंट कंप्रोमाइज होता है ना, तो वो बना के उन लोगों ने पेश किया। कब किया था, अपने 1931 में। कहाँ किया था, कराची सेशन में। कराची जो पाकिस्तान का ही जैसे कि ये 1931 है तो पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, है ना। तो कराची में इनका एक मीटिंग हुआ, इंडियन कांग्रेस का, और सारे लीडर्स वहाँ मिले थे। तो उन्होंने सभी जो है ना मिलके उन्होंने बात किया था कि भाई जैसे हमारा इंडिया जो है आज़ाद हो जाएगा तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। फिर बहुत दीज डॉक्यूमेंट्स, अब बहुत क्यों है, क्योंकि आज का और वो जो 1928 को बना, दोनों है ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में, और जो 1950 को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ है ना, ये सेकंड वाला है जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो 1950 वाला है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी थी। क्या सिमिलरिटी थी, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको बोलना चाहिए कि सर दोनों में ये कॉमन बातें थी कि दोनों ने इंक्लूजन किया किसका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है कि भाई राइट टू वोट होना चाहिए सबको, एक पर्टिकुलर एज दे दिया। पहले 21 ईयर का था, फिर 18 हुआ, फिर ये अभी जो है ना 16 हो गया। तो ये जो है ना एक तरह से पर्टिकुलर एज पे जैसे ही कोई पर्सन आता है, सिटीजन आता है, तो उसके पास में क्या मिलेगा, वोटिंग राइट। तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये उसमें था और इसमें भी था, यानी 1920 वाले में भी था और 1950 वाले में भी था, दोनों में ये चीज कॉमन था। और क्या कॉमन थी, राइट टू फ्रीडम। हम सभी को आजादी, स्वतंत्रता की जो आजादी के जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार, वो सबको हम लोग देंगे, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस ने, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया। तो सबको एक एंजॉय इसका मिलना चाहिए, एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। और साथ साथ में राइट टू इक्वालिटी देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे माइनॉरिटी के राइट्स को। जो भी हमारे नंबर किसी कम्युनिटी के कम है, जैसे माइनॉरिटी में अगर है, तो उनके राइट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ऐसा नहीं कि भाई माइनॉरिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ये कुछ कॉमन बातें हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1928 वाले में और 1950 वाले में कॉमन बातें आई थी। फिर क्या हुआ, सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये असेंबली क्या है, कौन थी, इसके बारे में भी हमारा आगे का टॉपिक आएगा। लेकिन ये इसकी मीटिंग हुई ना, उससे पहले जो बेसिक चीजें थी, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, राइट टू वोट का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू इक्वालिटी का, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज राइट्स, ये सारी जो कॉमन और बेसिक जो वैल्यूज थी, उन सबको एक्सेप्ट सभी ने कर लिया था। यहाँ सभी नेताओं में किसी प्रकार का डिबेट नहीं रहा। एंड देन ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। पहले जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को मिला हुआ था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 चल रहा है, ब्रिटिश रूल चल रहा है ना, तो इसमें वोटिंग राइट बहुत कम लोगों को था। तो 1937 में जो इलेक्शन हुए टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, जितने भी हमारे इंडिया में ब्रिटिश की मिनिस्ट्रीज थी, जैसे बॉम्बे में, मद्रास में, आज जिसे हम लोग चेन्नई बोलते हैं, तो अलग अलग, वेस्ट बंगाल में बंगाल, तो इनमें जो मिनिस्ट्रीज थी और प्रोविंशियल जो हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए 1931 में, भले वो कम लोगों को वोटिंग मिला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे
रूल्स रेगुलेशंस हमारे इंडियन के आज का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोविजन है, बहुत ज़्यादा जो प्रोसीजर्स है, डिटेल्स है, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, अमेरिका की गवर्नमेंट से और जर्मनी की गवर्नमेंट से, कैनेडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा प्रोविजन बोरो किए है। हमने उनको कॉपी किया, लेकिन हमने उनको एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया। हमने हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके स्ट्रक्चराइज कर दिया, ताकि हम लोग जो है उन्हीं रूल्स को और उन्हीं चीज़ों को जो कॉमन है उनको हम लोग एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये भी एक तरह का एक कॉपी है और ये प्रोविजन है जो पहले किसी एक्ट का बना था ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज भी आज़ादी के बाद में इसका थोड़ा सा अंश अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, जैसे हमारे पास में आज जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना, वो यूएस गवर्नमेंट की वजह से, और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है, प्रैक्टिस है, वो भी हमने लिया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे जो आइडियल्स है, जैसे कि सोशल जस्टिस हो गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई, फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तो उनको प्रोटेक्शन करने का, ये सभी के सभी जो आइडियल्स है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, यूएस से बहुत ज़्यादा हमने डाउनलोड किए, हमने इनको अडॉप्ट किए। फिर आगे, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। रशियन रेवोल्यूशन से भी हमने है ना सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया था, है ना, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमारी रशियन रेवोल्यूशन की देन है जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये झलकता है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जो हमने अभी बोला कि असेंबली क्या है, यही वो असेंबली है, यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर, है ना। तो इसी ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो बनाने का जो काम था, जैसा कि मैंने पहले बोला कि मतलब एक तरह से हलवा बनाने वाला जैसा काम नहीं था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उनको फेस करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि हमारे कंट्री में जैसे आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है कि आज़ादी के साथ में विभाजन हुआ, तो बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे इसको फेस करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। फिर भी ये जो असेंबली आपको दिखाई दे रही है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of the elected representatives, that is also known as constituent assembly। अब यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है बच्चों कि ये जो constituent assembly है वो एक तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में लोग थे। अब देखो, हमने अभी पढ़ा 1937 में इलेक्शन हुआ ना, है ना, उस तरह से बहुत सारे इलेक्शन हुए थे, भले वोटिंग रेट बहुत कम लोगों को थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देख रहे हो। तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके रिप्रेजेंटेशन वहां पे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस वजह से वो सारे के सारे जो इलेक्टेड लोग थे, वो लोग उस असेंबली में बैठे, यानी कि कुल मिला के हम आज ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में था। क्यों? क्योंकि हमारे चुने हुए नेता वहां पे थे। क्योंकि अगर हम लोग उनको नहीं चुनते, हम लोग नहीं थे, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ आज प्रेजेंट की, लेकिन वो लोग जो थे, जो उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम में जो लोग थे, उन लोगों ने उनको चुने थे और उन्होंने ऐसा चुनाव किया है तो सोच समझ के किया है। आज भी आप देख सकते हो, आपके कंट्री में एक नेता जो है चुना हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, हर कोई तो क्यों नहीं बन पा रहा है ना। तो ये सब चुने हुए लोग होते हैं ना, और जिनको मतलब वोटिंग में वोट कम मिलते हैं, वो नहीं बन पाता है। तो यानी कि लोगों का ही डिसीजन होता है। वोटिंग जो है और इलेक्शन जो है ना, वो लोगों के पास में पीपल्स पावर होता है, हमारा यही डेमोक्रेसी है ना। तो दैट इज द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो असेंबली थी, वहां पे इलेक्टेड लोग थे, इन लोगों ने ड्राफ्टिंग का काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, ये आपके माइंड में आना चाहिए। इलेक्शन टू द असेंबली, दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। अब इस असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। अभी हमने जो बात किया, जैसे 1937 में इलेक्शन हुए, वो जनरल इलेक्शन थे स्टेट असेंबली के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हुआ, उस असेंबली में कौन लोग बैठेंगे,
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन लोग बैठेंगे, उनका इलेक्शन हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 को। फिर क्या हुआ आगे देखो, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो दिसंबर में 3-4 महीने के बाद में उनकी मीटिंग होती है कि भाई क्या करना है। द असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। देखो दिसंबर में मीटिंग हो रही है 1946, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, दोनों के मेंबर्स यहाँ बैठे थे, है ना। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। अब यहाँ पे देखो कि जो इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें से कितने आदमी थे भाई, कितने लेडी थे? 299। वो सब इलेक्टेड थे। लेकिन पहले जब भारत और पाकिस्तान दोनों के लोग बैठे थे तब कितने थे? यहाँ एक डिजिट आएगा, कोई बता पाएगा? यस, 389, है ना। 389 लोग थे। लेकिन जैसे विभाजन हुआ 1947 को देश आजाद जैसे ही हुआ तो कुछ पाकिस्तान वाले जो लीडर है पाकिस्तान की असेंबली भी चले गए, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी तो वहां वो लोग चले गए। अब बचे हुए हमारे जो है ना 299। अब ये 299 जो लोग थे वो हमारी इस असेंबली में बैठे थे जिन्होंने संविधान को लिखा था। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू फोर्स और इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम 1949 को बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया हमारी कंट्री के लिए वो इस डेट को। ऐसा क्यों? अब मेरे माइंड में ऐसा सवाल आ रहा है भाई, ऐसा क्यों? कोई जवाब देगा? बिल्कुल सही आंसर अब सोच रहे हो तो अब मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो जैसे हमने अभी बोला कि 1928 को जो मोतीलाल नेहरू और 8 जो सदस्य थे यानी कि लीडर जो थे वो लीडर मिले थे और कराची में आपको पता है 1931 में उन लोगों ने मीटिंग किया था, है ना, कि मीटिंग करके कि हम लोगों को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का जैसे आजाद होगा तो इस तरह का फॉर्मेट हम बना के रख लेंगे, है ना, ताकि क्या है कि इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करेगी। अब वो जो डेट था ना वो था 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1930 को ये डिसीजन लिया गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डेट अलग है कि भाई पहले ये तो ड्राफ्ट बना था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और फिर कराची सेशन की मीटिंग यहाँ हुई, लेकिन 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एक जो है ना झंडा वहां पे रावी रिवर के पास में फैला दिया था कि भाई यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को। वो एक अलग कहानी है डोमिनियन स्टेटस की जो आपको 10th में पढ़ने को मिलेगी, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये डिफरेंस क्यों है। फिलहाल आपको ये पता रखना चाहिए कि भाई हमारा जो है ना 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को एक भारत जो है वो रिपब्लिक बन गया था, है ना। इंडिया क्या बन गया? रिपब्लिक, क्योंकि अब हम लोग गणतंत्र, है ना। देखो 15 अगस्त होता है स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिन, और 26 जनवरी जो है ना गणतंत्र होता है। मैंने रिपब्लिक के बारे में आप लोगों को जैसे चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि रिपब्लिक क्या होता है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, मन में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ये कॉमन में सबको पता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे बनते हैं, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मोर देन 50 और 70 ईयर्स अगो। जो है ना आज जो है मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो 2025 है, ठीक है। अब 2025 और 1950 को ये बना था, अब तक है ना लगभग 75 ईयर्स, लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, इतने साल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। अब ये तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम और भी एक्सपेंड हो रहा है ना। अब इतना साल हो गया लेकिन फिर भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आज भी एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल हमारी जनता को देना पड़ेगा। तो इसके पहला है कारण, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ये एक वर्ड क्यों? देखो हमने बोला दे आर इलेक्टेड एंड दे वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। उस समय जो 1946 को
उनकी जो मीटिंग हुई थी जुलाई में, है ना, दिसंबर में, सॉरी, 1946 को जो उनकी मीटिंग हुई थी दिसंबर में, तब वो सारे के सारे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनके खुद के व्यूज नहीं थे, लोगों के भी उसमें व्यूज थे। क्यों? क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब सोचो, इतना साल हुआ तो लोगों के भी तो व्यूज है वहां पे, है ना। उन्होंने अकेले मतलब थोड़ी बैठे, अगर अकेले मतलब मान लो अलोन अगर वो बैठते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लगते हैं? तो सभी के व्यूज भी उन लोगों ने उसमें अडॉप्ट किए कि हमारे भी व्यूज है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स वाई आज भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। फिर और क्या था? इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंस ऑफ इट्स टाइम। वहां तक की नहीं, एक लॉन्ग जर्नी की, एक लॉन्ग विजन इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है हमें। तो दैट्स वाई ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे ग्रुप ने सवाल किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और इसके प्रोविजन के बारे में, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बहुत ज्यादा सवाल भले लोगों के हुए, लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक ग्रुप ने या राजनीतिक पार्टी ने कभी भी बड़ा सवाल इसकी लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? इसका कानून, इसका कि भाई इसने हमारे साथ में अनजस्टिस किया है, ये इसकी जो कानूनी रूपरेखा है उसके ऊपर लीगल फॉर्मेलिटी पे कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया है। दैट्स वाई हम लोग ये समझते हैं मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups और पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कंपैरिजन करें हम बाहर की या दूसरी कंट्री के साथ में, तो सबने वापस लिखा, रीराइटिंग किया है इसको, या कई कंट्री ने तो वापस से बना दिया, एकदम रिफ्रेश इसको किया। क्यों? क्योंकि बेसिक रूल्स जो थे ना, वो बहुत बड़े बड़े जो मेजर सोशल ग्रुप थे या पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एक्सेप्ट नहीं होते थे, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी क्या बात है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग इतने सालों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। लोगों को, जो हम भले वहां पे नहीं थे लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पे था। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड लोग थे, कोई बाहर से आए हुए या ब्रिटेन के लोग, फॉरेनर लोगों ने नहीं बनाया, हमारे ही लोग थे। इसीलिए आज आप जहां पे देखते हो ना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे, तो आपको महात्मा गांधी की तस्वीर, अंबेडकर जी की तस्वीर, ये बड़े बड़े जो है ना भगत सिंह, इनकी हमें तस्वीर दिखती है। हम लोग इनके डेज को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन था इसमें। भले ये लोग उसके मेंबर ना थे, गांधी जी नहीं थे, बराबर इस असेंबली के मेंबर नहीं थे, 299 में इनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इनको रिस्पेक्ट के साथ में आज भी याद करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इक्वालिटी दिया, फ्रीडम दिया और अपना जो काम है वो 100% लोगों के लिए किया। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए वैल्यूज बनती है, इसी को आगे लेके हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो और आगे हम बढ़ते हैं। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of existing provincial legislature. अब यहाँ पे कोई सवाल करता है कि भाई यहाँ पे तो हमारे चुने हुए लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे वो लोग नहीं आए थे। बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1937 में जो इलेक्शन हुए, वहां पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, है ना, इस असेंबली के लिए जो हमारे स्टेट है, तो स्टेट के जो इलेक्शन हुए उस समय तो हमारे लोग थे, मतलब उस समय तो सबने वोटिंग की। भले ही कम लोगों को वोटिंग राइट मिला, लेकिन वहां पे जो प्रोमिनेंट जो लोग थे वो लीड कर रहे थे। ये चीजें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं।
तो ये हमारा डेमोक्रेसी तब से अभी तक बरकरार है, हमने मेंटेन रखा। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। अगर ये नहीं होती तो इंडिया की को ना फ्रीडम भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग जो थे, आईएनसी के लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, वो थे हमारे इस असेंबली में। तो ये सेकंड रीजन है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन, बहुत सारे लोग, है ना, भले ही डोमिनेट भी करती होगी। अगर सवाल आता है कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे, लेकिन वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप इसमें जुड़े हुए थे अपनी अपनी ओपिनियन के साथ में, है ना। असेंबली हैड मेनी मेंबर्स वो डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस 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 करने वाले नहीं थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में बात करने वाले भी थे। अब बताओ, है ना, हम लोग ये नहीं बता सकते हैं या नहीं बोल सकते कि भाई खाली कांग्रेस का डोमिनेंस था, वहां पे उनके ओपिनियन के अगेंस्ट में जाने वाले भी थे। यानी कि डाइवर्स एक ओपिनियन वाले लोगों की टीम, एक ग्रुप हम बात कर सकते हैं ऐसा कि भाई वहां पे लोग अवेलेबल थे, है ना। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशंस एंड डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग धर्म से, डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोग वहां पे मौजूद थे। तो उस वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों के बाद हम लोग आज भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, एकदम कंसेंस का मतलब अंडरस्टैंडिंग मैनर में, सिस्टम यानी एकदम पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाली थी, और ओपन यानी यहाँ पे सभी के साथ में फ्रीली मतलब वो काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि भाई बाहर के लोग इसमें मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ बेटर नहीं था इसमें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर थे और चेयरमैन भी थे वो। ही प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज बाय क्लॉज, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। आज भी अगर आपको सुनने हैं और देखने हैं तो ये बहुत बड़े बड़े म्यूजियम में, जैसे जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम न्यू दिल्ली, वहाँ पे ये अभी भी स्टोर किए हुए है, ताकि हम लोग कभी भी उंगली या सवाल नहीं कर सकते, है ना। बहुत ज्यादा लोग होते हैं उंगली करने वाले, तो वो भी नहीं कर पाते। अब दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, जो प्रिजर्व किए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे ये समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, और बाद में इसके द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसमें जो वैल्यूज थी, कौन गाइड करने वाले थे, किन के वैल्यूज यहाँ हम लोग देखेंगे, कौन ऐसे लोग थे या फिर कौन ऐसी हस्तियां थी जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी हम उनके नाम देखते हैं, उनके पॉलिसीज देखते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को हम लोग देखते हैं, उनकी कही हुई बात को आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो इस मेन टॉपिक में आपके कवर होने वाला है। शुरू कर देते हैं, ड्रीम एंड प्रॉमिस। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे बहुत दिग्गज नेता थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में से, उन लोगों ने एक ड्रीम देखा था और प्रॉमिस किया था हमारे लोगों से। अब ये ड्रीम किसका था और किन लोगों से प्रॉमिस किया, तो ये आपको सोचना चाहिए। ड्रीम था कि किस तरह का इंडिया होने वाला है आफ्टर फ्रीडम, कि हम लोग आज़ादी के बाद में कैसे होने वाले हैं, और क्या हम लोग हमारी जनता से और हमारी जनरेशन से क्या क्या उम्मीदें और क्या क्या अपेक्षाएं, क्या क्या एस्पिरेशंस उन लोगों की होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले होंगे। इस तरह के प्रोमिसेस भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हमारे सामने आते हैं हमारे नेशनल फादर जो है महात्मा गांधी,
है ना। तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी ड्रीम एक ऐसा बनाया था हमारे इंडिया के लिए, और प्रॉमिस भी हमारी इस जनता से किया है। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे कि ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हालांकि हम लोगों ने ये बात पहले भी की थी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो 299 मेंबर्स जो थे ना, उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था। भले ही वो मेंबर नहीं थे, बट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। लेकिन गांधी जी के जो फॉलोवर थे, फैंस फॉलोवर बहुत अच्छा तगड़ा था, सब्सक्रिप्शन अच्छे से किए हुए ऐसे लोग थे जो हमेशा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। जैसे कि उन्होंने हमें नॉन वायलेंस का, ट्रूथ का, सत्याग्रह का, ये बहुत बड़े ऐसे हमारे पिलर्स है और बहुत सारे कंट्रीज के लिए आइडल्स है। तो ये रास्ता दिखाने वाले हमारे महात्मा गांधी थे। तो उनकी वजह से उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर थे, तो वो फॉलोवर 299 में बहुत ज्यादा थे। तो उनका विजन भी उन लोगों ने वहां पे मेंशन किया, अडॉप्ट किया, भले वो मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ना हो या नहीं थे। मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्प्लिट आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। और यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन है जो उन्होंने लिखी थी 1931 में। वहां पे साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मॉडल है और जो इंडिया का जो ड्रीम है वो, और लोगों से वो क्या अपेक्षाएं करते हैं और किस तरह का प्रॉमिस वो लोगों से करते हैं, ये सामने था। आपके सामने भी एक उसका छोटा सा अंश ये है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेडम एंड पैट्रोनेज। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा ये स्ट्राइव करूंगा, यानी कोशिश करूंगा जो इंडिया को रिलीज करेगा। किससे? थ्रेडम से। थ्रेडम का मतलब गुलामी से, है ना। जो बंधन है इंडिया के ऊपर, वो आजादी जो है ना इनको मिल जाएगी इंडिया को। और पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब एक तरह का डोमिनेंट स्टेटस, वो भी हट जाएगा। मतलब कोई इंडिया के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा, है ना। इंडिया एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसा कंट्री इंडिया बने और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मैं हमेशा कामना करता हूं। और आगे वो क्या बोलते हैं, आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास, नो low class of people, and India in which all communities shall live in perfect harmony, है ना। ऐसे देश की और ऐसे कंट्री की बनाने की मैं उम्मीद करता हूं जहां पे कोई गरीब ये नहीं सोचेगा कि वो गरीब है, और उसके मन में कभी भी हाई क्लास और लो क्लास जैसा जो मेंटालिटी है, नैरो माइंड मेंटालिटी है, तो वो नहीं रहेगी। और इसमें सारे के सारे जो कम्युनिटी है, चाहे वो ऊपर है, चाहे नीचे है, चाहे हाई क्लास है, चाहे लो क्लास है, सब इक्वालिटी के आधार पर, इक्वालिटी के बेसिस पे परफेक्ट हार्मनी में, एकदम हार्मनी यानी कि एकदम पीसफुली रहेंगी। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। उन्होंने हमेशा अनटचेबिलिटी के लिए हमेशा आवाज उठाई गांधी जी ने, मतलब छुआछूत, है ना। एक तरह से मतलब हम लोग नीची जाति वालों को छूते नहीं हैं, इस तरह की बहुत बड़ी ट्रेडिशंस पहले चलती थी, ऐसे कस्टम हुआ करते थे। तो उनके खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज उठाई। और यहाँ पे कभी भी ड्रिंक्स और ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा, मतलब एक तरह नशाखोरी भी बंद हो जाएगी। मतलब एक तरह से जो नशा खुमार होता है ना, वो सब भी बंद हो जाएगा। ऐसे इंडिया की मैं कामना करता हूँ, ये उनका ड्रीम है ना। और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा इंडिया बना के वो देंगे, है ना। तो वो जो उन्होंने ड्रीम देखा, उन्होंने जो प्रॉमिस किया, उनके विजन को ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया। आगे वो क्या बोल रहे हैं, वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन, आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। मुझे बस इतना चाहिए कि वुमेन को भी जैसे मेन को राइट्स मिल रहा है, वैसा उनको भी इक्वालिटी के आधार पर राइट्स मिलना चाहिए। मुझे इससे ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है। तो उनके ये गाइडिंग वैल्यूज को भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है। इनफैक्ट हमने उनके विजन को भी, हमारे गांधीयन आइडियोलॉजिकल जो आइडल्स है, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया। दैट्स वाई आपको भी और हमें ये समझना चाहिए कि इतना लंबा टाइम होने के बावजूद हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी एक्सेप्ट करते हैं और फॉलो करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी बातें हैं। फिर अम्बेडकर के बारे में हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे
फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। ही प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव। अब यहाँ पे उनको जो है ना डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी। किससे डिफरेंट थी ये अंडरस्टैंडिंग? किसके बारे में? इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता के बारे में। जैसे हाई क्लास, लोअर क्लास, ये जो है ना ये इनइक्वालिटीज है। तो इनके बारे में जो है ना इनका थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग था। वो चाहते थे कि भाई रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि रिजर्वेशन देंगे ना तो वो जो लो क्लास है उनको अगर रिजर्वेशन मिले तो वो इक्वल आ सकते हैं। तो इनका मानना ऐसा था। लेकिन गांधी जी को ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि अगर एक बार रिजर्वेशन का हुआ तो एक पार्टी से या एक कम्युनिटी से दूसरी भी मतलब एक तरह से तैयार हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी। और ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन। हम हमेशा महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उनकी इनइक्वालिटीज के बारे में हमेशा क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना या तकरार देना या डिबेट करना, डिस्कस करना। कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कंक्लूडिंग स्पीच दिया तब उन्होंने अपना ये सारी की सारी एंजाइटी जो थी उसको क्लियर स्टेट किया, यानी सामने प्रकट किया। किस तरह से? यहाँ देखो कि ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र जो बनने वाला है, साथ में दुविधा होने वाली है। दुविधा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक तरह से डबल टेंशन। डबल टेंशन किस बात की? उन्होंने साहब आगे बोला कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। यानी कि पॉलिटिकल एंगल पे तो हमें इक्वालिटी मिल जाएगी, बट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमें इनइक्वालिटी मिलेगी। कैसे? क्योंकि पॉलिटिकल के एंगल में आप देखोगे ना, राइट टू वोट सबको दे दिया, चलो ठीक है, बट सोशल में आप देखोगे ना तो सोसाइटी में आज भी मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी बहुत सारे घरों में गर्ल्स एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिलता है। तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है। वैसे ये भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि यहाँ पे जो मैंने अभी बोल दिया, क्लासेस, हाई क्लास, लोअर क्लास, ये सारी की सारी जो सिस्टम है ना, ये हमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती है। तो इस तरह से हम लोगों के पास में ये कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला है। उन्होंने ये स्टेट किया था, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू। मतलब यहाँ पे बराबर सही ढंग से लिखा नहीं है, यहाँ पे वही हमारी जो फीचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पॉलिटिक्स के टर्म में अंबेडकर जी ने क्या बोला कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू मिलेगा। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. यानी कि एक टेंशन में, पेरिल यानी टेंशन। तो यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों इक्वालिटी के बारे में, तीनों ही जो पैरामीटर है हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा ये एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करके उन्होंने बताया है ना। तो उनको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दिया। अब यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बहुत ज्यादा जो आइडियोलॉजी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। ही गैव और डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 1547। जैसे ही देश आजाद हुआ उन्होंने बोला, लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी and now the time comes when we shall redeem our place, not wholly or in full measure, but very substantially at the stroke of the midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment
we take the place of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. यहाँ पे ये उनका स्पीच के कुछ लाइन है जो उन्होंने भारत की आज़ादी के टाइम में दिया था, है ना. फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. आज़ादी और शक्ति, है ना, सत्ता और आज़ादी ये हमेशा जवाबदारी को लेके आती है, बट आजकल ये नजर नहीं आती. द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the part is over and it is the future that beckons to us now. The future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfill the places we have so often taken and that one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man and of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears or suffering, so long our work will not be over. बहुत बड़े ये एक स्टेटमेंट जो है ना, छूने वाले शब्द है ये. अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो हमारे इस चैप्टर का है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेन टॉपिक है, ठीक है. हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब एक तरह से किस तरह से ये जो है ना फिलोसफी, किन किन लोगों की फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है. वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें कौन कौन से चीजें आई है. तो फ्रीडम मूवमेंट में जितने भी हमारे आइडियल्स हुए, इंस्पिरेशन हुए, उनको हमने यहाँ पे नर्चर करके, मतलब कि अडॉप्ट और एक्सेप्ट करके, चेरिश करके हमने फाउंडेशन बनाया है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी को सेटअप किया. तो डेमोक्रेसी को सेटअप करने से पहले हमारे पास में ये सब चीजें थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना. तो ये होगी. सेकंड है, वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये वैल्यूज जो है वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगी, जो आप आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution begins with the short statement of its basic values. तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रीएम्बल जो है ना, उसका शॉर्ट स्टेटमेंट है बेसिक वैल्यूज का. दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है, हम लोग निगाहें और हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन है वो इस प्रीएम्बल को लगा देते हैं. तो ये रहा आपके सामने, और इसी से रिलेटेड जो गाइडिंग वैल्यूज है वो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. तो हम लोग एक बार अच्छे से प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं. यहाँ पे प्रीएम्बल एक आवाज है, प्रीएम्बल एक तरह से दवा है, रामबाण दवा है. मतलब इसको अगर पढ़ लिया आपने, समझ लिया ना, तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी सी समरी आपको समझ में आएगी, है ना. ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेन समरी है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाहता है ये आपको प्रीएम्बल बता देती है. थोड़ा सा ओवरव्यू नहीं, एकदम एंटायरली और ओवरऑल बता देता है. जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, also liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारा एक
प्रेम्बल है और एक तरह से प्लेज भी आप बोल सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सारे जो भी 299 मेंबर्स थे उन लोगों ने ये प्लेज, एक शपथ, एक ओथ लिया था, जिसका अंश हमें आज देखने को मिल रहा है। वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और इसे हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं। ये एक तरह से आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ओवरऑल बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है जिनकी वजह से हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। आइए समझते हैं अलग अलग कीवर्ड्स का क्या मतलब है। कुछ हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स है उनका मीनिंग बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे वी जो है वर्ड, उसका बहुत ज्यादा और एकदम वास्ट मीनिंग है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के थ्रू, लोगों की वजह से, लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पीपल, बिकॉज ऑफ पीपल एंड बाय पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वहां पे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसका ड्राइंग किया था एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। यानी कि ये उन लोगों ने खुद ने लिखा। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 299 जो मेंबर्स थे, जो कि इलेक्टेड मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, उन लोगों ने लिखा है। यहाँ पे जैसे ब्रिटिश जो रूल चल रहा था तो उसकी कोई पावर में नहीं दिया, ना ही यहाँ पे ब्रिटेन की क्वीन ने या किंग ने इसको वहां से लिख के दिया कि अब आपका जो रूल है वो इसके अकॉर्डिंग चलाना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे ही लोगों ने बना के हमारे लिए ही ये जो संविधान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं और आज इसी वजह से हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। और आगे देखते हैं। और जो अगला जो कीवर्ड है हमारा वो कौन सा है? सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री या इंडियन जो है, उनके पास में सुप्रीम राइट होगा कोई भी फैसला लेने के लिए। यहाँ पे उनके ऊपर ना ही कोई इंटरनल ना ही कोई एक्सटर्नल पावर का, यानी कि फॉरेन किसी गवर्नमेंट का या डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पावर, हमारा गवर्नमेंट, हम ही इसके नागरिक हैं, तो इसके फैसले ही हम लोग ही लेंगे। वी आर द सिटीजन्स, सो द डिसीजन विल बी टेकन बाय अस। इस तरह से अगला जो कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट के बारे में क्या मतलब होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, मतलब जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से वेल्थ जनरेट होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो ये सोशली काम होता है। इसलिए जो वेल्थ आपके सोशली जनरेट हुआ है शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। ये एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थोड़ा सा अंश, हमने पूरी तरह से नहीं, कंप्लीट हमने इसका पार्ट नहीं लिया, थोड़ा सा पार्शियल इसका भी हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हमारे यहाँ पे समाज में जो असमानताएं है, इनइक्वालिटीज है, जैसे पॉवर्टी हो गई, रिच एंड पुअर के बीच में जो क्लासेस का जो डिवीजन है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च करती है ना। जैसे कि मनरेगा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, गरीबी के लिए भी हमने पढ़ा, फिर एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान। ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स, स्कीम, योजना जो चलती है। जो गवर्नमेंट क्या है हमारी, अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो काम करती है। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है सेक्युलर। अब सेक्युलर तो आपको पता है कि सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है ना। तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है। आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, मान सकते हो, आपकी आस्था विश्वास जहां से भी रहती है, जिस पे भी रहती है, तो आपको उसको फॉलो करने का, उसको वर्शिप करने का, फेथ रखने का, बिलीफ रखने का आपके पास में ये राइट आता है ना। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी इस पे प्रेशर या इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
अब डेमोक्रेसी तो आपको पता है गवर्नमेंट होती है जिसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये हमने पढ़ा। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers, hold them accountable, and the government is run according to the some basic or fundamental rules and regulation। ये होता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर जस्टिस के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एक्सेट्रा। सोशल इनइक्वालिटीज have to be reduced। Government should work for वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। यहाँ पे सोसाइटी में सबको जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। गवर्नमेंट का ये काम होता है क्योंकि डेमोक्रेसी में यही सबसे पहली आवाज होती है। इसलिए प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हमें एम्पावर्ड किया जाता है। हमारे पास में ये भी हम लोग जस्टिस के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो ये भी हमारे पास में एक अच्छा सा पावर मिल जाता है डेमोक्रेसी में। फिर लिबर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। इसका मतलब ये हुआ देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन द एक्शन। यानी कि आप किस तरह से कैसा विचार रखते हो, आपके मन में क्या थॉट्स चल रहा है, आपको उसे एक्सप्रेस करने का राइट है, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, मतलब कि आपके पास में थोड़ी सी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोग ऐसा बोले कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को इल ट्रीटमेंट जैसा ना हो। तो इस तरह के जो है ना हमारे पास में थोड़ा सा मामूली सा जो मॉरल वैल्यूज वाले रेस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा सब के सब हमारे पास में लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी यानी आज़ादी, है ना, फ्रीडम। फिर हमारे पास में आता है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ पे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब इक्वल है, राजा चाहे रानी, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कॉमन पीपल, आम आदमी भी, सब इक्वल है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी क्या है यहाँ पे? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी भाईचारा, है ना, ब्रदरहुड। ये भी हमारे अंदर ये प्रियम्बल के वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिलता है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब होता है कंट्रोल में रखकर किसी के साथ में ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास में कुछ फंडामेंटल जो चीजें हैं, कीवर्ड्स है, वो हमें प्रियम्बल के थ्रू हमें समझने को मिला। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। एक कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक कागज का टुकड़ा नहीं है या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट देने वाला जिसमें वैल्यूज और फिलोसफी हो, इतना ही नहीं है वो। एज वी नोटेड अब तक या अबव, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement। यानी कि जो भी ये कौन से वैल्यू, राइट टू इक्वालिटी देंगे, फ्रेटर्निटी रखेंगे, यूनिटी रखेंगे, डिग्निटी रखेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज को हम लोगों को एम्बॉडीड करना है, यानी कि इनको यूनाइट करके जोड़ के रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। और वो कैसे होगा? इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के थ्रू। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कैसे होगा? कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपके 4th चैप्टर में आने वाला है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैसे ये काम करता है। तो अब तक आपको ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में उसे जोड़ने की जरूरत है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। ये सारे के सारे जो वैल्यूज है एम्बॉडीड किए गए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इट इज वेरी लॉन्ग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated। अब जैसे कि टाइम, सोसाइटी, कंट्री और बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी अपडेटेड रखने का जरूरत होता है। इसलिए इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट करना पड़ता है। अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस करने की जरूरत होती है, तो ये भी हम लोग करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देखोगे तो मोर देन 100 अमेंडमेंट्स अब तक 2025 में मैं बात कर रहा हूं, तो मोर देन 100 अब तक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं
है ना, मोर देन 100। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे कि पहले हमारे पास में साइबर सिक्योरिटी वाला सिस्टम नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने इसको भी इसमें साइबर सिक्योरिटी को डाला। लोगों ने बोला कि प्राइवेसी चाहिए, तो इसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो बहुत सारे ऐसे जो नए, जो पहले नहीं थे, रेजिडेंशियल लिस्ट आपके 10th में ये भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा अमेंडमेंट के थ्रू हमें मिलता है, ताकि ये अपडेटेड रहे। हर चीज अपडेटेड रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा ना भाई। आप भी अगर मान लो आपके घर में रहते हो, स्कूल जाते हो, तो सभी चीजों से अगर आप अपडेटेड रहते हो या अलर्ट रहते हो, तो आप सही रहोगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं आज संडे को भी स्कूल आ गया तो वो चीज कैसे रहेगा? तो आपको, जैसे ये तो कॉमन बात है कि भाई संडे को छुट्टी रहती है, हमें पता है। तो क्यों? क्योंकि हम वी आर अपडेटेड। अगर नहीं होता, नहीं उठा, चलो स्कूल चला गया और फिर वहां देखा तो ताला लगा हुआ है, भाई आ गया था, बैठ जा अंदर ऐसा अगर हो तो ये सब चीजें हमें अपडेशन की जरूरत पड़ती है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्हें ऐसा लगा दैट इट हैज टू बी अकॉर्डिंग विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। मतलब लोगों की जो एस्पिरेशन रहती है, एस्पिरेशन यानी उनका आकांक्षा, उम्मीद, खौफ, इंटरेस्ट जैसे जैसे रहता है उसके हिसाब से, और जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रखना पड़ेगा। इसलिए अमेंडमेंट वाला भी उन लोगों ने, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक प्रोविजन और डाल के रखा है ना। तो ये भी एक आर्टिकल है जिसमें हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड करना है तो अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, यानी बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी किया जा सकता है। बट बेसिक जो चीजें हैं, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है इसका, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि प्रीएम्बल हो गया, है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये कुछ बेसिक ऐसे हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। They did not see it as a sacred, static and unalterable law. जो भी संविधान में बनाने वाले जो लोग थे, हमारे संविधान निर्माता, यानी कि क्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसमें ऐसा सोचा है कि लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग और सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंजेबल जैसा डॉक्यूमेंट, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। ऐसा रिजिड या कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए कि चेंज हो भी नहीं। तो भाई ये तो रूल है, अब ऐसा रूल है तो भाई क्या करें। तो इसलिए उनकी जरूरत के हिसाब से भी अगर चेंजेस किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इसको उन्होंने हमेशा ऐसा नहीं रखा कि वो जो चेंज ना हो सके, एक तरह से उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी ना नजर आए, ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसको अच्छे तरह से रखा। ये एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। फिर आगे देखते हैं, द बेसिक इंस्टीट्यूशन डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक any constitution. The Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decisions, है ना। constitution में जो basic institutional design है वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग में नहीं लगेगा। और जैसे जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोसीजर होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट का चुनाव होगा, कैसे हम लोगों को चुनेंगे, किस तरह से वो चुने हुए लोग गवर्नमेंट चलाएंगे, और गवर्नमेंट चलाएंगे तो उनकी हदें क्या होगी, कहाँ तक वो रूल करेंगे, कहाँ तक नहीं करेंगे। अगर वो कर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं है, तो इनको हटाया भी जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता। ये सारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, आपकी पूरी टेक्स्ट बुक है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट बुक आपकी बहुत अच्छी है। इसमें आपको अच्छा से ये समझ में आएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जो कंट्री है वो क्या करती है। आप एक डेमोक्रेटिक सिटीजन हो तो आपके पास में क्या क्या पावर है और आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है, ये अच्छा खासा नॉलेज इसमें मिलता है ना। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी बातें हैं इसमें। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू by providing some rights to the citizens that cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book जो आपके आने वाले हैं are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution. आगे के वाले चैप्टर में और ज्यादा इन 2 चैप्टर के बारे में जो हमने पढ़ा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एक चैप्टर, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आगे जो हमारे चैप्टर आएंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फिर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इन सब में आपको डेमोक्रेसी के रिलेटेड बहुत कुछ चीजें पता चलेगी, ताकि उसका असेसमेंट आप कर पाओ। 10th में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये यही चलेगा डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि आपके पास में डेमोक्रेसी, तो ओवरऑल अलग अलग एंगल्स में आपको ये सोचना पड़ेगा कि एज ए डेमोक्रेटिक सिटीजन आपके पास में रैशनल थिंकिंग, एनालिसिस करने वाली जो आपके पास में जो पावर है या नहीं है। आप खाली पढ़ते हो, समझते हो, इतना ही होता है, या आप उसका क्रिटिकली
एकदम रिएक्ट करते हो या नहीं करते हो? एज ए पॉलिटिकल या सिविक्स स्टूडेंट यू शुड बी मोर रैशनल स्टूडेंट। एकदम रैशनली हम सबको इन सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का ये अध्याय हमारा खत्म हो गया है। हम लोग वापस मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूं आपको इस YouTube चैनल पे आने के लिए। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा पढ़ाई करते रहना और हैप्पी लर्निंग के साथ में कभी चीज को बोरिंग में मत लेना। एंड बच्चों अगर मैंने वीडियो में जैसे आग लगा दी हो तो प्लीज आपके टीचर के लिए एक थंब इंप्रेशन के साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर भी आपको और ज्यादा अच्छा लगे तो प्लीज हम मिलते रहेंगे, इसलिए घंटी का आइकन दबा देना। ये तो आपको पता ही है क्या करना है, आपके ऊपर डिसीजन है, व्हाट डू यू वांट, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।